Neil sir, welcome to the show. Thank you so much, Shivansh. Looking forward. सर मैं सीधे आई डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन. मुझे एक ही सवाल है जो बहुत खाया जा रहा है. भूत सही में होते हैं? अभी वो तो सोचने की बात है. अभी ये आपने सवाल ही ऐसा कर दिया कि मतलब मैं फर्स्ट में ही अगर आपको बता दूं कि भूत सही में होते या नहीं होते तो फिर बाद में बाकी के एपिसोड का क्या मतलब. तो बात ऐसी है ना कि हम अब हॉरर लिखते हैं तो हम जब भूतों की कहानियाँ लिखते हैं, भूतों पर रिसर्च करते हैं, हम सोचते हैं भूतों के बारे में कि कैसे होते हैं, क्या होगा. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं कि लोग हॉन्टिंग्स के बारे में बात करते हैं कि मतलब घरों में हॉन्टिंग होता है या कोई अबैंडन फैक्ट्री हो गई तो वहाँ हॉन्टिंग होता है. हमारे शहर में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, पर वहाँ असल में जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या दिखता है, उसके ऊपर रिसर्च करना वो हमारा काम है एज एन ऑथर. तो हमारे बुक्स में भी हमने यही सब एक्सप्लोर किया है. बट द थिंग इज, मैं क्या सोचता हूँ कि अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हम एक टाइम पर बर्थ लेते हैं, एक टाइम पे हमारी डेथ होती है, तो ये हमारा लाइफ का स्पेक्ट्रम है. ये है हम जहाँ हमारा जो सोल है वो इस बॉडी में है, हमारे इस व्हीकल में है. लेकिन अगर हम बिलीव करते हैं आत्मा में, सोल में, तो हमें तो ये पता है कि द सोल इज इमॉर्टल. उसका कोई बिगिनिंग और एंड नहीं होता. और ये अक्रॉस रिलीजन्स माना जाता है. इट इज़ नॉट ओनली हिंदू रिलीजन थिंग या क्रिश्चियन रिलीजन थिंग या इस्लाम में. इट्स ऑल ओवर ऐसा बिलीफ है कि द सोल इज इमॉर्टल. तो अगर हमारा लाइफ का ये जो एक हिस्सा है दैट इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ इट, तो बाकी का टाइम क्या हो रहा है, बाकी का व्हाट्स हैपनिंग टू द सोल. तो यहाँ से एक थॉट आता है कि देयर इज एन आफ्टर लाइफ. ओके. और जो हमारा लाइफ है दैट इज जस्ट अ स्मॉल माइन्यूट पार्ट ऑफ इट. बाकी जो अगर सोल इमॉर्टल रहना है तो वो इनफाइनाइट टाइम हो गया, राइट. तो ये हमारा जो टाइम है, ये जो एक्सपीरियंस है, दैट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ इट. और जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है हमारा, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं. हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हम, और वो भी जब हम जन्मे थे तब का तो हमें याद नहीं रहता है पहले 3-4 साल क्या हुआ था. तो हमारे एक्सपीरियंसेस वही है जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं. दैट इज इट, द 5 सेंसेस. लेकिन व्हाट हैपेंस बियॉन्ड दैट इज वेयर द घोस्ट्स आर, 6th सेंस और उसके बाद. और दैट इज व्हाट वी एक्सप्लोर. तो इसका एक सही सीधा जवाब देना कि घोस्ट होते हैं या नहीं, ये उतना आसान नहीं है. लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग. आई एम अ साइंस पर्सन. मैंने साइंस पढ़ा है. आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वाह. तो मेरा जो मतलब फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ बहुत एकेडमिक थे. आई बिलीव्ड, मतलब सब कुछ, हर चीज़ के लिए एक फॉर्मूला चाहिए था, एक थियोरी चाहिए, एक प्रूफ चाहिए. उसके बिना हम बिलीव नहीं करते उसमें, बिकॉज एज साइंस एंड मैथ स्टूडेंट्स यू डू दैट. उसके बाद भी मैं टीचर था एंड आई यूज टू टीच मैथ साइंस अगेन. तो उसमें भी यही था कि हमें प्रूफ चाहिए. LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट ट्रू. लेकिन अब जब मैं राइटर बना हूँ सिंस 2015, और जब मैंने मेरी फर्स्ट थोड़ी किताबें लिखी थी, तो दैट वाज नॉर्मल, लाइक ओके, मैं एंटरटेन करने के लिए लिख रहा हूँ. मैं हॉरर सिर्फ लोगों को एज अ टूल, क्योंकि हॉरर एक इज एन एंटरटेनिंग जॉनर. तो मैं उस हिसाब से लिख रहा था, एज अ थ्रिलर, एज अ मिस्ट्री, थोड़े फ्राइट्स इधर उधर. बट उसके बाद जब मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के साथ बात करने लगा, मिलने लगा, उनके साथ हॉन्टेड लोकेशंस पे जाने लगा, लोगों के केस फाइल्स पढ़ने लगा, तो तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा कुछ होता है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसका प्रूफ नहीं है, जिसका LHS इक्वल टू RHS नहीं हो सकता. तो ऐसी चीज़ों को हम इस जॉनर में लाते हैं. हम उसके बारे में बात करते हैं विद इन द हॉरर जॉनर जो हम लिखते हैं. सर मेरा और एक सवाल था कि ये तो आई अग्री कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे. पर मुझे, और मैं जानता हूँ कई सारे लोगों को, भूतों से बहुत डर लगता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ गोस्ट, सुपर नेचुरल, ये सबसे डर लगता है. फिर भी हम इतना ड्रॉन क्यों है उसके तरफ? डर क्यों लगता है? क्योंकि इट इज़ अननोन. हाँ. हमारा जो ह्यूमन क्यूरियोसिटी ऐसे है कि जो भी चीज़ हमें पता नहीं है उसके बारे में वी आर ऑलवेज स्केर्ड. चाहे वो पर्वत के ऊपर क्या है
वो भी हमें पता नहीं, तो हमें उससे भी डर लगता है। जी समंदर के अंदर क्या है वी डोंट नो। जी रात को अगर आप जाओगे और बीच पे खड़े रहोगे और समुद्र को देखते जाओगे, आपको वहां से भी डर लगेगा, हाँ क्योंकि वहां अंदर क्या है आपको पता नहीं है। या कोई ऐसे घर में जाओ जो खाली पड़ा है, या कोई भी सुनसान जगह से, जंगल से, हमें डर लगता है क्योंकि हमें पता नहीं कि वहां क्या है। एंड दैट इज द रूट ऑफ फियर। फियर वहीं से आता है। जो बच्चा होता है वो अंधेरे से डरता है, वो रात से डरता है, वो इन सब चीज़ों से क्यों डरता है? क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं कि यहाँ क्या होने वाला है। उसका इंटेलेक्ट उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, उतना मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हमें अंधेरे से डर लगना कम हो जाता है, जी क्योंकि तब हमें पता होता है कि ये जो जगह है वो उजाले में कैसे दिखता है, हाँ और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ क्या क्या है हमें पता रहता है। हाँ तो जब वो अननोन नोन बन जाता है, डर निकल जाता है। ओके तो दैट इज द होल जेनेसिस ऑफ फियर। फियर जो है वो अननोन से आता है, और इसी का हमें फैसिनेशन भी है। अभी चंद्रयान 3 का एक कोई ले लो आप, हाँ हाँ हम क्यों जा रहे हैं? हम क्यों जा रहे हैं स्पेस में या मून पे? हम क्यों जा रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो हमारी एक क्यूरियोसिटी है। अब एलियंस की बात निकली है यूएस से, हाँ रिपोर्ट्स आए थे शायद 2-3 हफ्ते पहले की, बहुत रीसेंट बात है। तो एलियंस में हमें फैसिनेशन क्यों है? क्योंकि हम हमेशा से ये जानते हैं कि मतलब स्पेस में कुछ है। स्पेस इतना अथांग है, इतना बड़ा है, उसका एंड नहीं है। तो इस स्पेस में सिर्फ हम लिविंग बीइंग्स नहीं हो सकते। वो सोचना एरोगेंस भी है। तो दूसरे भी लिविंग बीइंग्स होंगे, लेकिन वो होंगे कैसे? उनका एजेंडा क्या होगा? वो क्या करना चाहते होंगे? हमसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगे या कम होंगे? तो ये सब चीज़ें, हमारी जो क्यूरियोसिटी है, यही फियर को पैदा करती हैं, और एट द सेम टाइम यही हमें उसकी तरफ आकर्षित भी करते हैं, क्योंकि हमें जानना भी है, लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं हमें डर भी लगता है। जी एग्जैक्टली मुझे यही समझ नहीं आ रहा था, बट अब जब आप बता रहे हो ना, तो आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट वंस। मैं किसी किताब में पढ़ रहा था कि हमारे डीएनए में एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि व्हेन वी वर इन द स्टोन एज, तब हमारे पास कुछ था नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वी एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग फॉर सर्वाइवल। हमने आग बनाया, फायर, सब कुछ बनाया। दैट वाज ओनली बिकॉज वी हैड टू एक्सप्लोर एज अ नेसेसिटी, एंड ओवर टाइम इवोल्यूशन के वो हमारे डीएनए का हिस्सा बन गया, और उसी वजह से आज टुडे वी वांट टू गो टू मार्स, वी वांट टू एक्सप्लोर व्हाट्स अंडर वाटर, वो जो सबमरीन वाला भी हुआ था, टाइटैनिक वाला। तो हाँ, इन दैट कैपेसिटी इट मेक्स सेंस। मे बी हॉरर की तरफ हम इतना ड्रॉन इसीलिए है क्योंकि क्यूरियोसिटी है। दिस इज व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम अदर एनिमल्स ना, क्योंकि उसमें वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती है। एनिमल्स आर एनिमल्स, दे लिव हाँ इंस्टिंक्चुअली, ठीक है। उनको जब भूख लगती है तब उनको खाना खाना है, नींद आती है तो सो जाते हैं। लेकिन वी आर नॉट दैट। हम लोग सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए नहीं है इधर, हम एक लाइफ के लिए, हम लाइफ की बात करते हैं। तो उसमें वी वांट टू इम्प्रूव, और हर जनरेशन इस दुनिया को आगे ले जाता है, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी को आगे ले जाता है, ह्यूमन काइंड को आगे ले जाता है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो यस, यू आर, इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि क्यूरियोसिटी हैज कम इनटू आवर जीन्स। हाँ, पर उस हिसाब से मैं बताऊँ तो ऐसे बहुत कई बार मैंने किया है कि मैं खाया हूँ और सोया हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है। तो एम आई नॉट अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन? मैं क्यों मोटिवेटेड? बट यू हैव द अवेयरनेस ऑफ इट कि आई है, और वो क्यूरियोसिटी विल नेवर डाई। इवन इफ मतलब सारा दिन आपने निकाला ऐसे ही बिस्तर पे सोते हुए, फिर भी देयर इज अ क्यूरियोसिटी। यू माइट हैव द फोन इन योर हैंड जिससे यू वांटेड टू लर्न अदर थिंग्स, कमिट, यू आर कनेक्टेड। तो हमारे से क्यूरियोसिटी कहीं नहीं जाएगी। देख लो, मेरा तो नहीं जा रहा है, अपना तुम लोग खुद देख लो भाई। सर, आपने इतना अमेजिंग चीज़ें लिखी हैं, जैसे आई हैव रेड सम ऑफ योर वर्क, माइंड ब्लोइंग। आप जितना एंगेजिंग करते हो और जितना स्पूकी बना सकते हो चीज़ों को, स्पूकी नॉट बीइंग द राइट टर्म, जितना इमोशंस किसी के अंदर से निकाल सकते हो बिना कोई सीन बताए, तो आपको व्हाट ड्रू यू टू राइटिंग हॉरर, वन, और दूसरा आप कोचिंग पहले टीचर थे, तो ये स्विच इस एज पे? अगर मैं अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताऊं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तो बताओ। ठीक है, थोड़ा मार्कर्स बता देता हूँ मैं जो हुए थे। तो आई थिंक मेरा हॉरर फैसिनेशन तो बहुत पहले से था, ओके। इवन एज ए चाइल्ड, और उसके रिस्पॉन्सिबल मेरे डैड थे।
कि ऐसा होता था कि बहुत बड़ा कलेक्शन था हमारे घर पे बुक्स का, और मेरे फादर बहुत बड़े रीडर थे। हर टाइप के बुक, हर जॉनर का बुक, हर ऑथर का बुक, हर भाषा के बुक लिखकर उनके कलेक्शन में थे। अराउंड 5000 से ऊपर बुक्स होंगे सो एट दैट टाइम। और ये मैं बात कर रहा हूँ, आई एम अ 75 बॉर्न, ठीक है। तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं था हमारे पास। देयर वाज नो टीवी, टीवी भी नहीं आई थी इन इंडिया एट दैट टाइम, क्योंकि टीवी उसके बाद आई थी। टीवी केम इन द 80s। तो बुक्स ही थे समथिंग दैट आई ग्रू अप विद। और हमारे घर में देयर वाज नो सेंसरशिप। तो दिस वाज वन गुड पार्ट कि मतलब आपको जो पढ़ना है पढ़ो, इफ़ यू डोंट लाइक इट कीप इट असाइड, इफ़ यू लाइक इट रीड इट। तो ऐसा था। तो सेंसरशिप इन द सेंस मतलब ऑफ कोर्स वी वर प्रोटेक्टेड, मतलब ऐसा कुछ उटपटांग चीज़ हम नहीं पढ़ लेते थे, बुक्स ही अच्छी थी। बट देयर इज नो सेंसरशिप इन द वे कि मतलब आप हॉरर मत पढ़ो, या आप घोस्ट्स और स्पिरिट्स का मत पढ़ो, दैट इज समथिंग बैड, ऐसा नहीं था। तो वी कुड रीड वॉट एवर वी वॉन्टेड। तो मैंने, जब मैं बच्चा था तो मैं सब पहले डैड के बुक्स जितने भी थे मैंने पढ़ लिए, और पढ़ते पढ़ते मैं शेल्फ ब शेल्फ ऊपर चढ़ते गया, क्योंकि यू नो मैच्योर बुक्स और ऊपर थी। और फिर मैं पहुंचा हॉरर शेल्फ पे, जहाँ उनकी बुक्स थी, जैसे ड्रैक्युला था, फ्रैंकेनस्टाइन था, एडगर एलन पो के सारी किताबें थी, जितनी भी बुक्स थी उस टाइम पर। तो वो सब मैंने पढ़ी, एंड आई वॉज जस्ट इन 7th स्टैंडर्ड। और मुझे एक फैसिनेशन वहीं से बिल्डअप होने लगा कि मतलब ऐसी दुनिया मुझे भी क्रिएट करनी है। ये गॉथिक जो है हमारे में, जैसे बोलते हैं हवेलीज, या मॉन्यूमेंट्स और सब जो है, तो एडगर एलन पो का जो होता दैट वाज अबाउट मैंशंस एंड डार्क स्पूकी बिल्डिंग्स। तो वो टाइप का वर्ल्ड मुझे बहुत फैसिनेट करने लगा। तो गॉथिक वर्ल्ड जैसे बोलते हैं, जिसमें डार्क ब्रूडी लैंग्वेज बहुत ही दिमाग में अंदर छुप जाता है, बैठ जाता है, उस तरह की कहानियाँ। एक और बात ये थी कि मेरे डैड एक सबटाइटलिस्ट थे एट दैट टाइम। तो मतलब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थे, फ्रीलांस काम करते थे। जैसे मतलब हिंदी फिल्म के जो स्क्रिप्ट होते थे, हिंदी डायलॉग्स, उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, और वो सबटाइटल्स बनते थे एट दैट टाइम। और वो ओवरसीज स्क्रिप्ट हर मतलब सारे दुनिया में जाती थी। तो अभी तो ये काम ऑटोमेटिकली होता है, कैप्शनिंग जिसे कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये मैन्युअली हुआ करता था टाइपराइटर पे, और मेरे डैड वो काम करते थे। तो जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स थे एट दैट टाइम 80s में 90s में, उनकी फिल्म्स हमारे घर से ही निकलती थी। वेदर यश चोपड़ा या सुभाष घई या सूरज भाई जाते तो नहीं, तो उनके प्रीवियस जनरेशन जो था वो था। तो ये सारी फिल्में हमारे घर से निकली हैं। और उसमें से और एक जो मेजर क्लाइंट्स थे हमारे थे वो थे द रामसेज। तो रामसेज की जितनी भी हॉरर फिल्म्स थी वो भी हमारे घर में ही ट्रांसलेट हुई हैं, एंड दे वर ऑलवेज एट शॉर्ट नोटिस, क्योंकि वो लो बजट फिल्म्स होती थी, तो उनको फटाफट से भेजना होता था टू द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, जहाँ वो बहुत पॉपुलर थी। वो फिल्म्स मेरे डैड रात भर बैठकर टाइप करते थे, और मैं उनके बगल में बैठकर आई यूज्ड टू वॉच हिम डू दैट। और कहाँ से टाइप करते थे? वी हैड द स्क्रिप्ट विद अस, जो हिंदी स्क्रिप्ट होता था वो आता था हमारे घर विद सम पिक्चर्स, जो सॉन्ग बुक बोलते थे। अच्छा, उस जमाने में हुआ करता था सॉन्ग बुक, मतलब सब वो फिल्म की सारी सॉन्ग्स होती थी उसमें, प्लस पिक्चर्स फिल्म में से, जो स्टिल्स अभी जैसे हम कहते हैं, तो उसका एक बुक बनती थी फॉर प्रमोशन के लिए वगैरह। तो जो हॉरर की जो सॉन्ग बुक निकलती थी उसमें वो मॉन्स्टर का पिक्चर, हवेली का पिक्चर सब होता था। डाक बंगला, वीराना, सारी की सारी मूवीज़ वो आती थी घर पे। और जब डैड टाइप करते थे मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ता था बाजू में बैठकर, वो सॉन्ग बुक देखता था, और बस वहीं से वो फैसिनेशन होने लगा। तो हॉरर जॉनर से मुझे डर कभी नहीं लगता था पहले भी, शुरुआत से, क्योंकि वो एक काम की बात थी, एक इंटरेस्ट था। पर सर दोबारा से आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत ही इंट्रीग हो गए हॉरर से, पर वापस से जो मैंने देखा है और लोगों से सुना है, जब आप भूतों को डिस्कस करते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, तो आप वो एनर्जीज को अपनी तरफ पुल करते हो, तो आप कॉन्स्टेंटली उसमें इन्वॉल्व। तब नहीं होता था वो, अब होता है। क्यों? व्हेन आई एम राइटिंग, तब क्या होता था, आई वॉज कंज्यूमिंग कंटेंट जो किसी और ने क्रिएट किया है, जो किसी और ने बनाया है। मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता था, या आई वॉज जस्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट, या जो भी था। तो वो था एक सेकेंड हैंड इनपुट होता था मेरे अंदर। लेकिन अब जब मैं अपनी स्टोरीज लिखता हूँ, जब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद से करता हूँ, अंधेरे में बैठकर
या किसी दूर दराज होटल रूम में जाकर बैठ कर मैं अपनी हॉरर स्टोरीज लिखता हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ, हाँ आई क्लोज माई सेल्फ इन अ रूम और अकेले में सुनसान में मैं लिखता हूँ। तो जब मैं वो करता हूँ ना, तब मैं आई एम कॉन्जरिंग द घोस्ट्स इन माई माइंड। मतलब आई एम ट्राइंग टू लाइक, जैसे आई एम ट्राइंग टू इन्वोक समथिंग, क्योंकि वो हॉरर, वो थ्रिल, आई वॉन्ट इट इन माई माइंड। मुझे खुद डर लगना है, मेरे रोंगटे खड़े होने हैं पहले, ओके और जब वो होगा तब मुझे पता चलेगा कि ये मेरे स्टोरी का बहुत अच्छा सीन बन सकता है। तो ये अब मैं अट्रैक्ट करता हूँ, आई कॉन्शियसली डू दैट, आई ट्राई टू अट्रैक्ट सम नेगेटिव एनर्जी अराउंड जो भी है, एंड आई ट्राई टू चैनलाइज दैट एंड देन आई राइट माई स्टोरीज। ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी क्लियर। वोंट इट हर्ट यू? इट डजंट हर्ट मी बिकॉज मुझे पता है कि ये टाइम मुझे जो लिखना है, ये मुझे पूरा अंदर जाना है। आई हैव टू डू इट ओनली। लेकिन एक बार मेरा राइटिंग हो गया तो आई डिटॉक्सीफाई माई सेल्फ कम्प्लीटली। फिर आई विल प्रॉबेबली कुछ दूसरा कंस्ट्रक्टिव काम करूँगा मैं, जैसे अभी फिलहाल फिटनेस का कुछ रहेगा, या आई वॉच अ कॉमेडी मूवी, या आई रीड सम लाइट बुक, या कोई शो देख लूँगा बस। तो आई विल कम्प्लीटली चेंज माई सेल्फ। तो ये मुझे एक मैंने एक बिल्डअप किया, ये एक पैटर्न, ये पहले नहीं होता था। मैंने जो फर्स्ट बुक लिखी थी मायाज न्यू हस्बैंड 2015 में, जिसमें बहुत सारे डार्क थीम्स थे। देयर वाज कैनिबलिज्म, देयर वाज द अगोरी कल्ट इन इट, ठीक है। उसमें एक इट वाज ऑल द स्टोरी ऑफ अ वुमन हु इज मैरिड टू अ सीरियल किलर एंड शी डज नॉट नो दैट ही इज अ सीरियल किलर। तो ये सारी डार्क थीम्स इतनी सारी थी मायाज न्यू हस्बैंड में, और जो भास्कर सदाचारी का जो कैरेक्टर था उसमें, वो इतना डार्क बनाया था मैंने कि मैं खुद उससे डरता था। आई यूज्ड टू गेट सो स्केयर्ड ऑफ इट। और उस टाइम पे मेरा प्रैक्टिस ऐसा था कि आई यूज्ड टू राइट एट मिडनाइट। उसके बाद तो रात को जब सब सो जाते थे घर पर, तब मैं बैठ कर लिखता था। और बहुत सारे बार ऐसा हुआ है कि आई यूज्ड टू फील कि कुछ मुझे कह रहा है कि ऐसा लिखना है, कुछ देख रहा है पीछे से, कुछ वो आभास जो होता है, माइट बी अ डेल्यूजन, माइट बी अ हेलुसिनेशन। लेकिन ये डेफिनेटली हुआ है मेरे साथ कई बार वाइल राइटिंग हॉरर। और ये तब होता है जब मैं या तो बहुत ही कोई क्रूशियल सीन लिख रहा हूँ जी, जिसको बहुत ही मैंने फ्लैश आउट किया है, डिटेलिंग दिया है। हाँ। सेकेंडली मैं बहुत अकेला हूँ एट दैट टाइम, मतलब ओके, आई एम मेंटली अलोन, अच्छा, मेंटली अलोन, देयर इज नोबडी अराउंड एंड आई आइसोलेट माई सेल्फ। तो जब आप आइसोलेट करते हो, आप एक तरह से वल्नरेबल हो जाते हो। और इस वल्नरेबिलिटी में अगर आई डोंट नो, ये एकदम ही मतलब हम ओपन एंडेड छोड़ते हैं, लेकिन एट दिस टाइम अगर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो ये वल्नरेबिलिटी देखते हैं, ये वल्नरेबल इंसान को पहले पकड़ेंगे। तो इसीलिए अगर आप अकेले होंगे या आप अकेले कहीं एक सुनसान हवेली में या कहीं जंगल में निकल गए, तो आपको डर ज़्यादा लगता है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो आपका माइंड इज़ ऑन ओवर ड्राइव, तो वो आपको डरा हुआ है खुद से। सेकेंडली, अगर आप पैरानॉर्मल में बिलीव करते हो तो उस टाइम पे आप वल्नरेबल हो, तो वो एनर्जीज आपको अट्रैक्ट भी कर रही है। तो इट्स टू वे कनेक्शन। ओके, तो अगर आप लिख रहे हो एंड एन एनर्जी गेट्स हुक टू यू, तो क्या कर सकते हैं? आई यूज इट कंस्ट्रक्टिवली। मैं अपना काम कर लेता हूँ, आई राइट माई बुक एंड देन एज आई सेड, मैं कंप्लीटली अपने आप को डिटॉक्सीफाई करता तो ये एनर्जीज हार्म नहीं करती हैं? नहीं, दे हैव नेवर हार्म्ड मी। ओके, डराया है, इतना डराया है, इस हद तक डराया है कि मैंने बहुत सारे बार मैं मतलब रूम बंद करके बाहर निकल गया हूँ। अच्छा, या कुछ ऐसा, आई हैव कम्प्लीटली चेंज्ड लोकेशन, या आई हैव डन सम प्रेयर्स, वो तो हम सब कहते हैं, है ना। तो हमारे में बिलीफ है होली वाटर का, तो हम होली वाटर छिड़कना वगैरह वो सब किया है मैंने होली वाटर भी छिड़का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा डर लगता था। आई वाज अ कॉवर्डली किड, पढ़ने से नहीं, फिल्म से नहीं, लेकिन मेरे फोबियाज बहुत होते थे। और एज ए टीनेजर, मुझे टीनेजर टू माई 20s अभी भी आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ डेथ। ओके, मतलब अगर कोई, नॉट माई ओन डेथ, नॉट दैट वे, बट अगर कोई मर गया, इफ देयर इज अ डेथ इन द बिल्डिंग या सोसाइटी में या कॉलोनी में, मतलब जिसका फ्यूनरल होने वाला है या शमशान ले जा रहे हैं किसी को, तो वो उससे मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई,
ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन शायद उसका रीज़न ये था कि वो जिस तरह से एटमॉस्फेयर होता था ना एट दैट टाइम, जब मैं छोटा था, आई मीन व्हेन आई वाज यंगर, दैट यूज्ड टू बी अ बिग थिंग इन द सोसाइटी। अब के जैसे नहीं। अब हम क्या होता है, अब हमारा हसल एंड बसल बहुत है सिटी में। हाँ। तो कोई अगर ऐसे घर में कोई ऐसी चीज़ हो गई किसी के घर में तो इतना पता भी नहीं चलता है, लोग जाते हैं, मिलते हैं, काम करके आ जाते हैं। लेकिन उन दिनों में जब कोई डेथ होती थी बिल्डिंग में, लोग दिनों तक बात करते थे उसके बारे में। और मतलब कैसा होता था ना, उसके बारे में हर डिटेल बात की जाती थी। अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हुआ, जैसे हमारे बिल्डिंग में एक औरत मतलब ट्रेन के नीचे आकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो हाँ, क्योंकि उनके हस्बैंड भी पहले गुजर चुके थे, तो शी कुड नॉट टेक इट एंड शी गेव अप हर ओन लाइफ। तो जितनी भी नेबरहुड में आंटीज थी, वो बैठकर बहुत दिनों तक उसी के बारे में बात करते थे कि वो मतलब कैसे दिखती थी, उसका क्या हाल हो गया था। और हम बच्चे आसपास में सुनते थे। मतलब उस तरह की सेंसिबिलिटी जो आज है वो उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। ओपनली ये सब बातें की जाती थी हमारे सामने। और फिर कुछ जो आंटीज थी जिनका भूत प्रेत में विश्वास था, वो बोलते थे कि उसकी तो आत्मा दिख रही है बिल्डिंग में। तो ऐसी बातें बहुत ही ओपनली होती थी। तो ये सब सुनकर बहुत ही मतलब डर लगता था। एक और डेथ हुई थी, ये डेथ मुझे बहुत प्रोफाउंडली अफेक्ट कर चुकी है। एक बहुत ही मैं तब शायद 12-13 साल का होऊंगा। तब एक लड़का था हमारे बिल्डिंग में, अराउंड 22-23। ओके। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, आई थिंक खंडाला। और खंडाला बस में गए थे वो लोग, तो बस उलट गई और सभी के सब मर गए, जितने भी थे उसमें, ऑल द बॉयज सब। तो उनकी जो बॉडी लाई थी घर पे, हाँ। तो उनके कोई रिलेटिव्स बाहर थे, तो उनको आने तक वेट करना था। तो बॉडी को आइस पे लिटाया था, तो बॉडी वॉज इन द कॉलोनी फॉर 2 days। तो वो इतना माहौल ऐसा क्रिएट हुआ था विद इन द बिल्डिंग, मतलब सभी आके बात कर रहे थे और आई कुड नॉट मूव, आई वॉज टंग टाइड। मतलब मैं पूरा पेल हो गया था। बॉडी फिर रखा कहाँ था? आइस पे, आइस के स्लैब विद इन द हाउस, इन हिज हाउस। मॉर्ग वगैरह पता नहीं उन्होंने क्यों अरेंज नहीं किया ना, बट दिस इज द थिंग दैट आई नो। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो बस आइस के ऊपर बॉडी, एंड इट वाज टेरिफाइंग, इट वाज स्कैरी, क्योंकि उनका घर बहुत दूर था हमारे से, मतलब विंग अलग था। पर फिर भी आपको पता है कि इन द विसिनिटी ऐसा कुछ है। हाँ। तो आप कैसे, आप अकेले भी नहीं रह सकते हो। एंड व्हेन यू हैव अ किड लाइक दैट, तो ये सब बातें जो इतनी ओपनली होती थी हमारे एज ग्रोइंग अप किड्स, एंड दिस वाज नॉट ओनली फॉर मी, ये थ्रू आउट है। एनी 90s किड और 80s किड विल आइडेंटिफाई विद दिस कि उन लोगों के साथ। हाँ, आज हम अपने बच्चों को बहुत ही केयरफुली रखते हैं। आज हम इतना मतलब प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को कि उनको कुछ ऐसा भूतिया पता ना चले, यू नो। बहुत ही मॉलिकॉर्डिन करके, पैम्पर करके, शेल्टर करके रखते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। पर सर, इज इट अ गुड थिंग हम इतना प्रोटेक्ट कर? शायद आई डोंट नो, उसका वो एक और ही अलग डिबेट होगी। क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था कि हम मतलब इस वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, हम शायद ज़्यादा बोल्ड बन गए बाद में, हम ब्रेव ज़्यादा हो गए। हाँ। वी कुड कोप। अब का जो जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड शेल्टर्ड है, पता नहीं ये बड़ा होकर क्या करेगा। आई मीन मे बी दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्टर देन अस, दैट इज फॉर श्योर। जेन ज़ी सेंसिटिव हो गया ना, जेन ज़ी। दे आर स्मार्टर देन अस फॉर श्योर। लेकिन वेदर दे आर बोल्डर देन अस, ब्रेवर देन अस, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। मुझे तो लगता है तुम बच्चे लोग बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे तो डेफिनेटली है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है वैसे। ओके, चलो, नॉट वेरी। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। एक मतलब अभी जो बड़ा वाला है वो अभी 17 अभी कंप्लीट करने वाला है, तो इज कम्प्लीटली इन दिस जोन। तो मुझे पता है कि कैसा उनका चल रहा है। पर अच्छी बात है। और आपका 17 साल का बच्चा है, एज क्यों नहीं हो रहे हो? ऐसे हम लोग को टिप्स दो, सब देख रहे हैं, सबको जानना है क्या। मेरे फोटोज देखो फ्रॉम 2020, आपको आप बोलोगे कि मतलब मैं 60s का दिखता था। आप एंटी एज हो रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? वो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट टाइज इन विद द वर्क दैट आई डू। क्योंकि क्या होता था, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग हॉरर, एक ही सीट पर बैठकर सारा दिन लिखने का काम था। हाँ। और आप लिख रहे हो
एक जॉनर ऐसा है जो आपकी पूरी एनर्जी ले रहा है, आपके मतलब यू आर कम्प्लीटली सैप्ड एट द एंड ऑफ द डे, कुछ बचा ही नहीं है। फिर बाद में यू डोंट वांट टू एक्सरसाइज, कुछ करना नहीं है, जाके सीधा खाना है, सोना है। तो मेरी जो लाइफ थी फॉर 6-7 years ऐसे चली, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई पुट ऑन वेट, और हर जगह बैक एक चालू हुआ, लेग एक्स चालू हुआ, यू नो, चेस्ट में पेन स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कार्डियो के पास जाना पड़ा। तो तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वे आई वांट टू डू इट। और मैं लिख रहा हूँ इतना डिफिकल्ट जॉनर, तो उसका एक काउंटर बैलेंस भी होना चाहिए। अगर इतना नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिविटी कहाँ है आपके लाइफ में? तो तब मैंने डिसाइड किया कि फिटनेस में मैं पहले से था, लेकिन अब मैंने सीरियसली लेना शुरू किया। दैट वाज फ्रॉम 2020, जब जो कोविड का सब चल रहा था। मैंने स्टार्ट किया घर पर ही वर्कआउट्स कर यूट्यूब वीडियोस देखकर। तो और जब लॉकडाउन खुले तो आई स्टार्टेड रनिंग। तो अब तो मैं मतलब दिन का 10 किलोमीटर तो मतलब बहुत ही आसान है मेरे लिए। तो दैट्स व्हाट आई डिड, आई हैड अ 10 किलोमीटर रन टुडे इन द मॉर्निंग। तो दैट्स व्हाट, मैं लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो गया। मैं वो नहीं खा सकता जो मैं पहले खाता था। आई मीन दैट वाज अनहेल्दी जंक फूड। अब ऐसा नहीं है। अब मेरा मतलब क्या है ना, वो जैन मेथोडोलॉजी है, मतलब 7 o'clock के पहले आपको खाना है। सो दैट्स व्हाट आई ऑल्सो फॉलो नाउ, कि मतलब सनसेट के बाद उतना मैं नहीं खाता हूँ। सर मिडनाइट स्नैक मिडनाइट पे मैं आई एम नॉट अवेक एट दैट टाइम। आई एम इन बेड बाई 9:30, क्योंकि मुझे सुबह को 4 बजे उठकर आई हैव टू गो फॉर अ रन। तो द लाइफ स्टाइल इज कम्प्लीटली चेंज्ड, एंड ऑफ कोर्स मतलब इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई एम राइटिंग बेटर, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पहले के जैसे वो एक कोहरा होता था दिमाग पर। आप सारा दिन भूतों की और प्रेतों की बातें कर रहे हो, तो वो मतलब वो हेज बन जाता है, फिर यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। तो ये अच्छा है, आई एम गोइंग इन टू दैट डार्क जोन जब मुझे चाहिए, एंड आई एम कमिंग आउट ऑफ इट। ये आपने सवाल मुझे पूछा भी था कि आप अट्रैक्ट करते हो नेगेटिव एनर्जीज, उससे क्या होता है? तो मैं जब अट्रैक्ट होता हूँ आई डू इट, लेकिन आई ऑल्सो पर्ज इट आउट। ओके, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज दिस इज वर्किंग फॉर मी। So you have control on, you basically have somewhat of a control on the energies that come in. I believe कि वो लगाम आपको खींचनी पड़ती है, and you can do it after you know it. ये मतलब जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं या रिसर्चर्स भी होते हैं, उनको भी ये पता है कि हमें सारी जिंदगी हमें यही करना है। Those people who have taken it as a passion, तो हमें ये फुल टाइम यही करना है। So they also find some diversions. ओके, नहीं तो क्या होता है कि यू विल बी कम्प्लीटली इनटू इट। आप कब उसमें इस तरह से फंस जाओगे कि निकल नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। एंड वी हैव एग्जांपल्स, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हु हैव डाइड वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो वो उतना नेगेटिव भी नहीं करना है हमें। वी हैव टू लुक एट हॉरर, वी हैव टू लुक एट गोस्ट एंड स्पिरिट्स, लेकिन पूरा डार्क बनाकर नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारे हेल्पफुल गोस्ट एंड स्पिरिट्स भी होते हैं, उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। ओके, तो हमें सब एंगल से देखना है। वी हैव टू जस्ट सी द रियलिटी ऑफ इट। तो सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में मुझे आपको पूछना था, बिकॉज ऐसे तो आई एम अ मैसिव फैन ऑफ रणवीर जो इंटरव्यूज़ करते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो हाउ आई वॉज इंट्रोड्यूस टू यू। तो वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बुलाते हैं जो आते हैं, बात करते हैं, एंड देयर इज सो मच साइंस बिहाइंड जो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ को। तो आपका कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ? हाँ, तो जब अभी आपने रणवीर की बात अगर की ही है, तो उनके शो पे आए थे सर्वजीत और पूजा जी, तो वो मेरे को ऑथर्स हैं। और जय अलानी आए थे उनके शो पे, वो भी मेरे को ऑथर हैं। तो इनके साथ तो मेरे बहुत सारे मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, प्लस जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। तो वी नो अ लॉट अबाउट ईच अदर्स वर्क। दे रिस्पेक्ट मी एज अ राइटर, आई रिस्पेक्ट देम एज पैरानॉर्मल रिसर्चर्स। अब क्या बात है ना, पैरानॉर्मल रिसर्च जो है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पैरानॉर्मल रिसर्च है क्या। ओके, पैरानॉर्मल क्या है? अब पैरानॉर्मल हम जब बोलते हैं तो मतलब जो नॉर्मल से परे है, हाँ, विच इज नॉट एबनॉर्मल। मतलब ऐसा है कि वो
होता है इस दुनिया में, लेकिन हमें पता नहीं कि क्यों हो रहा है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, स्लीप पैरालिसिस। हाँ। अब स्लीप पैरालिसिस का सफर मैं भी रह चुका हूँ, तो बहुत खराब हुआ था मेरे साथ। तो जब मैं स्लीप पैरालिसिस मुझे होता था तो मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कोई इज इट सम पोजीशन, क्या कोई घोस्ट की बात है, क्योंकि आई यूज्ड टू सी अ डार्क फिगर। तो ये सब हमें ऐसा पता चलता है। तो इसको हम एबनॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, एट द सेम टाइम इसको नॉर्मल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ है कि ये मेरे साथ हुआ था, एविडेंस है, प्रूफ नहीं हो तो भी। तो इसे हम पैरानॉर्मल जोन में लाते हैं। अगर आप ले लो दुनिया भर की जो केसेस हैं, जैसे एनाबेल डॉल की केस है, या कितनी सारी, अभी अपने इंडिया में ही कुलधारा है, भानगढ़ है, जहाँ लोग कहते हैं कि हमें आवाज़ें सुनाई देती है। गोवा में 3 किंग्स चैपल है। अगर आप सोचो तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये सारी जगह हैं जहाँ मतलब कुछ ना कुछ होने का लोगों को एविडेंस मिला है कि कुछ होता है। प्रूफ नहीं है, एविडेंस है, उन्होंने देखा है। तो इसको हम नॉट नॉर्मल नहीं कह सकते, एट द सेम टाइम नॉर्मल भी नहीं कह सकते। तो इसको हम पैरानॉर्मल एरिया में लाते हैं, जो बीच में है। तो पैरानॉर्मल हर बार गोस्ट से रिलेटेड होना ज़रूरी है? हर बार इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके। अब लाइफ इज अवर अंडरस्टैंडिंग, तो लाइफ के बियॉन्ड जो है वो अपना आफ्टर लाइफ बोलो या उसको कुछ भी बोलो, तो आफ्टर लाइफ इज द टर्म। अभी आफ्टर लाइफ की आप बात करोगे तो आफ्टर लाइफ में हम सभी घोस्ट्स हैं, सभी स्पिरिट्स हैं। तो दैट इज द पैरानॉर्मल दुनिया, और उस दुनिया को रिसर्च करने वाले ये जो लोग हैं, ये हैं पैरानॉर्मल रिसर्चर्स। अब इसमें रिसर्च क्या है? अब रिसर्च ये है कि साइंटिफिक रिसर्च तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि उतना हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। जो भी है वो है बेसिक है। अब हमें पता नहीं कि वो चलता है नहीं चलता है, उसका रियल क्या ऑथेंटिसिटी है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये सारे जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, किसी भी 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मेथड सेम नहीं रहता है। उनकी मेथड्स, उनके आइडियोलॉजीज अलग हैं। लेकिन वो लोग, उनका गोल एक ही है, और वो गोल ये है कि उनको देखना है कि मतलब लाइफ के बाद आफ्टर लाइफ का नेचर क्या है, पैरानॉर्मल का ट्रू नेचर क्या है। जैसे अब सर्वजीत की बात करो तो सर्वजीत थोड़ा बहुत आई मीन ही ट्राइज टू फाइंड आउट इन अ साइंटिफिक वे। सर्वजीत पूजा इनका जो टीम है, तो दे यूज सर्टेन काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट, जैसे जो EMF मीटर जिसे कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है, बिलीफ ऐसा है कि जहाँ भी घोस्ट एक्टिविटी होगी वहाँ एक स्पिरिचुअल सर्ज होता है, एक एनर्जी सर्ज होता है, और वो एनर्जी सर्ज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थियोरी पे बेस कर ऐसी थियोरीज पर, दिस इज नॉट द ओनली वन। तो ये एक पैटर्न है टू फाइंड आउट अबाउट घोस्ट एंड स्पिरिट्स। और कभी कभी उसमें हम ज़्यादा डीप घुस जाते हैं एंड वी फाइंड आउट थिंग्स जो नॉर्मली हमें नहीं पता चलती है। एट द सेम टाइम देयर इज अनदर रिसर्चर, जय की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च, क्योंकि वो दैट इज यूजिंग द ह्यूमन सेंसेस टू ट्राई एंड फाइंड आउट कि मतलब घोस्ट का रियलिटी क्या है। नो इक्विपमेंट, तो बिना इक्विपमेंट के उसमें ऐसा है कि वी ट्राई टू फाइंड आउट वेदर, अगर आप कहो कि मतलब यहाँ हॉन्टिंग है, तो आप एक्चुअली जाकर आप वहाँ ठहरो, वहाँ रहो, एक रात बिताओ, आपका एक्सपीरियंस लो और डिसाइड करो कि क्या है वहाँ, या वेदर देयर इज रियली हॉन्टिंग, कुछ दिख रहा है आपको, या इट इज समथिंग एल्स जिसका कोई रैशनल रीजन बाद में निकलेगा। ओके। तो ये एक और अप्रोच है, और ये अप्रोच वो है जो मतलब आज ब्लाइंड फेथ को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये कर रहे हैं। तो ये एक है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, आई एम मेकिंग अ कमेंट ऑन अ सोसाइटी एज अ होल। ये सही है, मैं तो रोज करता हूँ, आप भी करना है। नहीं, एक सोसाइटी में हमारी ये बात है कि पैरानॉर्मल को कस्टम्स के साथ बहुत जोड़ देते हैं। अंधविश्वास बोलते हैं। अभी मैंने मतलब एक रिपोर्ट पढ़ा था, अभी रिसेंटली अभी पढ़ रहा था मैं, वो रिपोर्ट ऐसा था कि कहाँ है, बिहार में कहीं, तो एक औरत को एक डॉग के साथ, एक कुत्ते के साथ उसकी शादी करा दी। अरे बाप रे। मतलब वो औरत थी, उसकी कुंडली में कुछ मिस्टेक्स थी, मांगलिक थी जैसे कहते हैं, तो उसकी शादी मतलब होगी तो वो पति नहीं रहेगा, यू नो, विल नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ। तो वो बिलीफ ऐसा है कि आप उसके पहले उसकी शादी एक कुत्ते से करा दो, तो क्या होता है कि उसकी जो भी नेगेटिविटी है वो उस कुत्ते में चली जाएगी, वो कुत्ता मर जाएगा, लेकिन बाद में शी इज फ्री टू मैरी एनी ह्यूमन बीइंग। ओके। तो ये एक, अभी आप
सोचो कि इसमें क्या सच्चाई हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। आई एम लिविंग इट वेरी ओपन, क्योंकि लोगों के बिलीफ की भी बात है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बट दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो हो रहा है, एक पैरानॉर्मल, ये पैरानॉर्मल है, बिकॉज वी डोंट नो कि ये कहाँ से ये शाप आया, ये कर्स कहाँ से आया, ये क्या आया। दिस इज पैरानॉर्मल, लेकिन ये हमारे कस्टम्स में अभी आ गया, लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2023 में ये हो रहा है। लोगों की, मतलब औरतों की, स्पेशली विमेन, पेड़ों के साथ शादी करा देती है, कुत्तों के साथ शादी हो जाती है, यू नो ऑल दोज थिंग्स। कुछ साल पहले ऐसा होता था, अभी भी होता है, विमेन वर ब्रांडेड एज विचेस। हाँ, ये क्या फर्क समझ आता है ये। एक तरह की मिसोगाइनी थी, एक तरह की पेट्रियार्की है ये। नहीं, हाँ, दैट आई एग्री विद। सॉरी, मैं ऐसे वाला नहीं पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था कि जैसे विच होती है, जैसे डीमन होता है, ये आप देख के डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो एज अ पैरानॉर्मल? 99% केसेस इसमें लेबलिंग होता है, मतलब द वुमन इज, मतलब अच्छा, कुछ होगा, शी इज बोल्ड, शी इज डिफरेंट, शी इज एडवेंचरस, तो पूरे सोसाइटी ने उसको लेबल कर दिया एज अ विच। बट अभी आपने पूछ ही लिया है, तो देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ अट्यूनमेंट टू नेचर। ओके, जो मतलब नेचर से कुछ ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होता है उनका, सो दे नो थिंग्स दैट वी डोंट नो, जिसे हम एक तरह के साइकिक कह सकते हैं, यू नो। सो दे आर साइकिक्स, सो दे, हम नहीं पता कर सकते हैं, वी कैन नॉट, आई एम नॉट अ साइकिक, मुझे कोई ऐसी सिक्स सेंस नहीं है, लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल जो हमें ऐसी बातें बता सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है प्रिमोनिशंस। आपको आगे का पता चलता है कि क्या होने वाला है। अच्छा, ऐसे मैंने एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों के साथ देखे हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी पास्ट लाइफ पता चलती है, या तो दूसरों की पास्ट लाइफ बता सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं। तो जस्ट आपको एक ट्रांस टाइप में डाल देंगे और आपको पता चलेगा कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, हम इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन ये एक है जिसमें आपको इंडिया में वो रिबर्थ के केसेस तो पता ही होंगे, बहुत सारे वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। एक दिल्ली में भी हुआ था, क्या नाम था उनका, शांति देवी, जो कि बहुत फेमस है, आप गूगल कर लो आपको पता चल जाएगा। तो ये ऐसे केसेस जो हैं, उससे हमारा बिलीफ आ जाता है कि पास्ट लाइफ कुछ होगा। अब नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं, मेरे आपके जैसे, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या था, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये पावर होता है, ये एनर्जी होता है। ऐसे लोगों को अलग अलग तरह का लेबलिंग या नाम दिया जाता है। कभी कभी ये सच है, मतलब ऐसे टैलेंट उनमें एक्चुअली होता है, और कभी कभी तो सिर्फ एक एजेंडा होता है सोसाइटी का, वो निकालने के लिए उनको विचेस बना दिया जाता है। सर, मैं पूछ रहा था, जैसे जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स होते हैं, इनका काम है जाके सॉल्व करना अगर कोई इशू हो रहा है, या बस जाके एक्सप्लोर करना। तो जब वो जाते हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि अच्छा ये डीमन है, ये विच है, वैम्पायर है? वो अगर वो तो उनका ट्रेड सीक्रेट है ना, वो नहीं बताएंगे। बताओ भाई, हमको भी करने दो, घर पे दिक्कत होगा तो क्या करेंगे? नहीं, लेकिन मोस्टली उसमें ऐसा ही होता है कि अभी जितनी भी किताबें मैंने भी लिखी है इनके साथ को ऑथर करते समय, क्योंकि जब हम बुक्स लिखते हैं तो वो सर्वजीत हो, जय हो, वो अपनी कहानियाँ मुझे बताते हैं, और वो लोग मुझे डिटेल ब्लो बाय ब्लो अकाउंट बताते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था वहाँ। ओके। और मैं सब तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप बुक पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा, उसमें सब लिखा है हमने डिटेल में। बुक कहाँ ले सकते हैं सबसे पहले, लोगों को वो बताओ। जिन बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो 2 बुक्स हैं, एक स्पिरिट्स टॉक टू मी जो सर्वजीत मोहंती के साथ मैंने लिखी है, और एक है हॉन्टेड जो जय अलानी के साथ लिखी है। तो दोनों में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस है इनके, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तो ये जितने भी मतलब हॉन्टेड जगह पे गए थे और उन्होंने जो रिसर्च किया, जो उनको पता चला वहाँ, उसके बारे में दे हैव रिटन इन दिस बुक्स। और ये बुक्स मतलब अमेज़ॉन पे भी आपको मिलेंगी, कहीं भी मिल जाएंगी, तो दे आर क्वाइट पॉपुलर। स्पेशली जो हॉरर लविंग कम्युनिटी है, इन्होंने बहुत ये बुक्स को मतलब थम्स अप दे रखा है, तो अच्छा है, अच्छा लगता है, फील्स गुड। तो ये पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है? यही हफ्ता मुझको कमेंट में बताओ कैसा लगा बुक। सर, जैसे मैं लोकेशंस की बात करूँ ना, अब मुझ में कोई साइकिक एबिलिटी नहीं है, बट आई फील अ शिफ्ट इन एनर्जी अलग अलग जगहों पे।
जैसे कई जगहों पे जाके ऐसे फील होता है थोड़ा सा नेगेटिव, तो लोकेशंस पे फर्क पड़ता है। यस, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑराज, हाँ ऑराज का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम एक इजी स्लैंग लैंग्वेज में जिसे आजकल वाइब्स कहते हैं, तो उसका फॉर द वाइब्स। उसका ज़्यादा डिटेल मतलब जो सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लेनेशन है वो है ऑरा। अब ऑराज क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है Okay. फॉर एनीबडी हु डील्स विद हॉरर, एनीबडी हु डील्स विद पैरानॉर्मल। तो आप ऐसे सोचो कि हम जो हैं, हम किसी भी चीज़ से, ये बॉटल से मैं अलग क्यों हूँ? क्योंकि ये बॉटल जो है दैट इज जस्ट मैटर, इट्स जस्ट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, राइट? हम अलग हैं क्योंकि वी आर, हम में एटम्स मॉलिक्यूल्स भी हैं, हमारे सेल्स उसी से बने हुए हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग इन अस जिसने हमें ये जिंदगी दी है, विच हैज गिवन अस आवर लाइफ, जिसने हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, हमारा टेम्परामेंट, हमारा बिहेवियर, ये सब जो ढांचा बनाया है। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, इवन दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा, बट वाई आर वी डिफरेंट इज बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, ये जो सोल जिसे कहते हैं, इसी को हम सोल बोलते हैं, या इसी को हम आत्मा बोलते हैं, रूह बोलते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वो लोग इसको सोल नहीं कहेंगे, दे विल कॉल इट एज एन ऑरा, स्पेक्टर, जो हमारा एनर्जी कंपोनेंट है। तो हम, वी आर मेड ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो मैटर कंपोनेंट जो है वो नश्वर है, दैट इज द पार्ट दैट इज गोइंग टू डाई, डिकम्पोज, डीके, जो भी है, बट अपना जो एनर्जी कंपोनेंट है वो हमेशा रहेगा। ओके। अब ये एनर्जी कंपोनेंट, दिस इज व्हाट क्रिएट्स द ऑरा, द वाइब्स। अब मैं यहाँ बैठा हूँ आपके इस कुर्सी पे, ये बहुत कंफर्टेबल रूम है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे जाने के बाद भी मेरा ऑरा का एक पार्ट यहाँ रहेगा। ओके। और ये कहाँ से आता है? दिस कम्स बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस, ऑल द पीपल दैट हैव कम हियर, हाँ, उसके वजह से। अब मैंने अगर ये छुआ तो थोड़ा बहुत शायद वहाँ भी ट्रांसफर हो जाए। ओके। बहुत सारे जो ओल्ड हाउसेस हैं, हाँ, उसमें ये आपको ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग रह चुके हैं, तो वो एनर्जी बहुत एसिमुलेट हो चुकी है, फर्नीचर में भी एसिमुलेट हो चुकी है, दीवारों में, फर्श में, हर जगह उसकी एनर्जी एसिमुलेट हो चुकी है। और जब आप वहाँ कदम रखते हो, यू कैन सेंस दैट। ये सिर्फ आपको नहीं, ये सबको होता है, दिस हैपन्स, बट कुछ लोगों में ज़्यादा, कुछ लोगों में कम, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। तो ये ऑरा जो है, ये फील करना हमारा एक इनेट सेंस है। अब पता नहीं, स्केप्टिक्स कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट आई विल टेल यू, आप किसी घर में जाते हो, हाँ, जो आप पहले कभी नहीं गए हो, आप फर्स्ट टाइम उस घर में जा रहे हो, लेकिन आपको एज सून एज यू एंटर आपको पता चलता है कि वेदर आई बी कंफर्टेबल इन दिस प्लेस और हाँ, आपको एक एनर्जी पता चलती है। एंड दिस हैपेंस विद पीपल ऑल्सो। अब यू मेक अ फ्रेंड, यू मेक अ स्ट्रेंजर, ठीक है, एक कंप्लीट स्ट्रेंजर आपको मिलता है। अब सिर्फ उस स्ट्रेंजर को देखकर यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब आप इसके साथ जेल करोगे या नहीं, हाँ, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज व्हाट कम्स फ्रॉम यू रिकॉग्नाइजिंग द अदर पर्सन्स ऑरा। तो ये एक ऑरल कनेक्ट जो है, ये हम में इनबिल्ट है। अब इसको क्या फॉर्म लेना है, इसका ट्रू नेचर क्या है, हमें नहीं पता, ओके। लेकिन इतना है कि ये है, और ये सिर्फ हम में ही नहीं है, बट आफ्टर आई लीव इट विल गो इन, ऑफ कोर्स नॉट फॉर सच ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाँ, नाउ अगर कोई एक घर में, मतलब एंसेस्ट्रल घर जो रहते हैं, जहाँ लोग सालों तक एक ही घर में रहे हैं, तो उसमें तो सोचो आप, उनका एनर्जी कितना इन्फ्यूज हुआ रहेगा हर चीज़ में। घर के हर कोने में ही होगा। और ये आप जैसे लोग, अगर आप कहते हो कि आप सेंस कर सकते हो, तो दिस इज बिकॉज सभी सेंस करते हैं, बट आप में शायद वो एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्गर है। हाँ, नहीं, मतलब मैं इतना ज़्यादा सेंस नहीं करता हूँ, बट नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी ना, कई जगहों पे जाके मुझे फील हो जाता है कि ये अच्छा नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। वो पता है, हमें कभी कभी बीच में सडनली एक ऐसा वाइब हाँ, आ जाता है कि हाँ, बस ये मुझे नहीं करना है, ये कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। हाँ, आप कोई काम कर रहे होते हो और सडनली वो एक फीलिंग आ जाता है दिमाग में कि ये नहीं होने वाला है, ये नहीं जम रहा है। हाँ, तो दैट्स बिकॉज दैट इज वेयर दैट कनेक्ट स्टार्ट्स। आप उसको अभी टेलीपैथी बोलो या जो भी नाम देना है दो, बट दैट इज आई थिंक द कनेक्शन
जो हमारा एक कम्युनियन है विद द यूनिवर्स अराउंड अस, जिसको हम नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इट इज़ देयर. जैसे इसी लाइंस पे सर, मेरी जो किताब अभी पब्लिश हो रही है, उस किताब को मैंने लिखा है 2021 में. तब मैं ट्रैवल कर रहा था एंड आई वाज इन मनाली फॉर वाई. उसके बाद आई वेंट टू कैलकाटा. तो बेसिकली एवरीवेयर जहाँ पे भी स्टोरी का प्लॉट जा रहा था, मैं उस सिटी में जाके रह रहा था. एंड आई कुड फील द स्विच. मनाली से जब मैं कैलकाटा गया, कैलकाटा में मुझे ऐसे पूरे शहर में नहीं, पर कलकत्ता में मुझे ऐसे जगहों पे फील हुआ, कई जगहों पे. जब मुझे रात को निकलने की आदत है, मैं रात में बाहर जाता हूँ. रात में मुझे कलकत्ता में कई जगहों पे फील हुआ है अनकंफर्टेबल. अब वो क्या है मैं नहीं जानता हूँ. कलकत्ता इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी विद अ लॉट ऑफ हेरिटेज, और बहुत सारी कहानियाँ हैं, यू नो. हाँ, सो वो किसी और दिन उसके बारे में बात करेंगे. बट यू नो देयर आर दीज ओल्ड सिटीज़ एंड टाउन्स जिसका एक नेचर बहुत सेंचुरीज से बनता आ रहा है. तो यू नो उसमें वो हमें बहुत स्ट्रांगली वो फील होता है. कि कलकत्ता की बात क्यों कर रहे हो आप, मुंबई में भी होता है, दिल्ली में होता है. दिल्ली में बहुत स्ट्रांगली आपको फील होगा, इंदौर में होगा, बैंगलोर में होगा. तो ये जितना भी आप मेट्रो बना लो या यू नो गाड़ियाँ लाओ, जो भी करो, टावर्स बना लो, लेकिन ये जो सिटी का जो इनहेरेंट वाइब है, जो इनहेरेंट फैब्रिक है, वो नहीं बदलेगा. ओके. तो वो सिटीज़ भी एब्जॉर्ब करते हैं उनके लोगों, यू नो दैट. वो हम कहते हैं ना द नेचर ऑफ द सिटी, द स्पिरिट ऑफ द सिटी. तो वो स्पिरिट एक होता है, मुंबई स्पिरिट. तो वो आई बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन सम इन थिंग्स लाइक देयर इज अ वाइब, देयर इज एन अट्रैक्शन, और वो अट्रैक्शन से आपको पता चलता है वेदर दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू और नॉट. सर, आपके लाइफ में सिंस यू हैव बीन एसोसिएटेड विथ हॉरर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आपको पर्सनली कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है? पर्सनली इन द सेंस, मैंने खुद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो कहते हैं, एज यू कैन टर्म इट, 3 बार शायद हुए हैं, बट नॉट नेगेटिवली. तो तीनों बार जो हुए हैं दे वर गुड एक्सपीरियंसेस. लाइक वंस आई सॉ माई ग्रैंडफादर आफ्टर हिज डिमाइस, जो मतलब 11 साल पहले ही हैड पास्ड अवे, बट आई डिड सी हिम. ऐसे 2 इंस्टेंसेस और हुए हैं. ड्रीम्स में मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि ये मुझे तब होता था व्हेन आई वाज नॉट इनटू फिटनेस. अभी हमने वो भी बात की थी, राइट. तो जब हॉरर ही सोचता था सारा दिन, तब मेरी रात की नींद भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे नाइटमेयर्स आते थे, और नाइटमेयर्स में बहुत सारी एंटिटीज़ मुझे डिस्टर्ब करती थी. एंटिटीज़ डिस्टर्ब, घोस्ट स्पिरिट्स इन द सेंस, मतलब वो सपने हैं या वो एक नाइटमेयर ही हो गया, आप सोचो. ठीक है, तो मतलब सपने में भी, बट दे वर वेरी विविड काइंड ऑफ ड्रीम्स. ओके. लाइक समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग एंड आई एम विद इन दैट स्पेस. ओके. तो वो जो टाइप का था, यू नो इट वाज अ टफ टाइम. तो एनीवे वो एक्सपीरियंसेस होते थे. स्लीप पैरालिसिस हुआ एक बार मुझे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है ड्यूरिंग स्लीप पैरालिसिस, जो कि बहुत ही खतरनाक था. इट वाज वेरी ऐसा. आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना, आई डोंट थिंक लोगों को पता है. तो ऐसा था कि जब मैं 20s में था, लेट 20s, तब मेरा कोचिंग क्लास था. हाँ. और आई यूज्ड टू टीच ऑलमोस्ट फुल डे. मतलब आप 20s में हो, आपको यू नो लाइफ बनानी है, तो उस एज में आप बहुत मेहनत करते हो, राइट. तो आई यूज्ड टू गो टू क्लासेस इन द मॉर्निंग एट 7 से लेके 1 बजे तक. फिर घर आओ, लंच करो, 1 घंटा आराम करो, फिर वापस से निकलो, रात को 11 बजे आओ. तो वो जो बीच में जो 1 घंटा का नैप था दोपहर का, उस टाइम पर मुझे स्लीप पैरालिसिस होने लगा. तो स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस में आप, यू आर ऑन योर बैक, यू आर स्लीपिंग, लेइंग डाउन, आप नींद में हो, लेकिन सडनली आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आपकी नींद टूट चुकी है, यू आर अवेक. ठीक है. तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू फील कि मेरी आंखें बंद है, फिर भी आई कुड सी एवरीथिंग ड्यूरिंग स्लीप पैरालिसिस. ठीक है. दिस इज
REM पीरियड ऑफ द स्लीप होते हैं, जब रैपिड आई मूवमेंट होता है, अच्छा। एक फेज होता है हमारे स्लीप में, तो उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा होता है। तो आई यूज टू बी ऑन माई बैक, और तब मुझे ऐसा लगता था आई वुड बी कॉन्शियस कि मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट आई वॉज अस्लीप। अब मुझे ऐसा लगता था फिर ड्यूरिंग दोज फेजेस कि आई वॉन्ट टू गेट अप, हाँ। बट आई कैन नॉट गेट अप। मतलब मेरे ऐसे लगता था जैसे मेरे हाथ किसी ने पकड़ के रखे हैं, पैर पकड़ के रखे हैं, मेरा सर पकड़ के रखा है, बिकॉज आई कुड नॉट इवन टर्न। हाँ। मेरी मदर, मेरे फादर सब थे घर पर, मैं उनको देख सकता था। आई वॉन्टेड टू शाउट आउट एट देम कि देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, आवाज़ नहीं निकल रही थी। हाँ। ठीक है, और ऐसा लगता था एक, मतलब ये है ना, वो दोपहर के पीरियड में ही होता था, इट वुड हैपन फॉर 1 or 2 minutes ओनली, और तब आपको ऐसा लगता है कि यू आर डेड, हाँ। और आपकी सोल निकल रही है आपके बॉडी में से। वो 1 मिनट के बाद, शायद 1 मिनट भी नहीं होता था, वो आप एक लॉक खुलने जैसा फीलिंग होता था, हाँ, एंड यू आर सडनली ओके, यू आर डन। ये स्टार्टिंग में ऐसा होता था। जैसे दिन बढ़ते गए, ये ऑलमोस्ट एवरीडे अक्रेंस होने लगा। जैसे दिन बढ़ते गए ये और भी डीप हो रहा था, और मैं अपने पेरेंट्स को बाद में बताता भी था कि ऐसा होता था, लेकिन किसी को उस टाइम पे समझ नहीं थी इस चीज़ की। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, मुझे भी वो टर्म अभी पता चला, हाँ। उस टाइम पर किसको पता। तो बाद में ऐसा होने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे चेस्ट पे कोई बैठा है, चेस्ट पे कोई बैठा है, यू नो, लाइक यू फील द वेट। और एक बार ऐसा हुआ, दिस वॉज द आउट ऑफ बॉडी पार्ट जो मैं बता रहा हूँ। एक बार ये दोपहर ही थी, लाइक 2 o'clock, यू नो, 2, हाँ वो टाइम ही था। तब मुझे ऐसा लगा कि आई एम फ्लोटिंग फीलिंग हुआ मुझे, लेकिन आई एम फ्लोटिंग, आई एम गोइंग अप टू द सीलिंग। और मैं जब पलट के देखा, आई एम स्टिल देयर ऑन द बेड, एंड दैट ब्लैक थिंग इज सिटिंग ऑन माई चेस्ट। So you वो can see मुझे your विजुअल body. दिखा। हाँ, आई डोंट नो ये क्या है, एक प्रोजेक्शन भी हो सकता है ऑफ द माइंड, हाँ। कुछ भी हो सकता है। आप इसको अभी 1000 साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आई एम ऑन द बेड, मेरी बॉडी उठ रही है, एंड आई एम वेरी वेरी लाइट, फ्लोटिंग लाइक अ हीलियम बलून। और क्योंकि सीलिंग आ गया, आई हैव स्टॉप्ड देयर, हाँ। और मैं वहाँ से टर्न करके आई कुड सी माई सेल्फ ऑन द बेड, टाइड, स्वेटिंग, टाइड मतलब नॉट रियली टाइड, बट not able to move, and there is something on my chest. It was only for a flash. उसके बाद एक सैप, and I was back in my body and everything was gone. तो ये मेरा सबसे डीप एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने जो दोपहर का जो नैप लेना था वो छोड़ दिया, आई लेफ्ट इट, क्योंकि आई कुड नॉट मैनेज दिस थिंग। मुझे बहुत डर लगने लगा कि आई वॉज टेरिफाइड। और फिर रात को ये कभी नहीं होता था। अच्छा। रात को ये नहीं होता था, मेरे साथ सिर्फ दोपहर को होता था। अब उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है, अब मैंने जब रिसर्च किया आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मैंने जब रिसर्च किया, तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि स्लीप पैरालिसिस इज एक्चुअली योर ब्रेन हैज वोकन अप, बट योर बॉडी इज सो टायर्ड कि इट रिफ्यूजेस टू गेट अप। ओके। तो मतलब और Then why do you see things? यू सी थिंग्स, क्योंकि कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है? कॉन्शियसनेस तो ब्रेन से आता है। हाँ. तो आपके 6 सेंसेस जाग चुके हैं। नहीं, the black aura that you see. द ब्लैक ऑरा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। Okay. वो एक आपका हेलुसिनेशन है। सो स्लीप पैरालिसिस में आप जो बोलते हैं, मतलब ब्लैक ऑरा इसलिए भी दिखता है क्योंकि अभी आप टोटली नहीं देख सकते हो कुछ, हाँ। तो वो एक पार्शियल इफेक्ट आता है, और उस वजह से आपको ये एक फिल्टर देता है, मे बी, क्योंकि आपको वो ब्लैक ऑरा को कोई शेप नहीं दिखेगा, इट विल जस्ट बी लाइक अ फ्लोटिंग क्लाउड। एक विजुअल एबरेशन भी हो सकता है। हाँ। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ था, जो कि बहुत ही भयानक था। अब एक और बार हुआ है ये मेरे साथ, एंड दैट वाज इन द आई थिंक 2015 में, जब मैं मायाज न्यू हस्बैंड लिख रहा था। सो वो बहुत साल का गैप हो गया, आई थिंक 20 साल का गैप हो गया बीच में। हाँ। 20 साल के गैप के बाद एक और बार हुआ था, व्हेन आई वाज राइटिंग माय बुक। फिर उसके बाद नहीं। उस टाइम नॉर्मल था? उस टाइम पे भी मतलब था, लेकिन उतना डीप नहीं था जितना वो सबसे जो खतरनाक एक्सपीरियंस था वो यही था जब मुझे वो आउट ऑफ बॉडी हुआ था। सर, जैसे स्लीप पैरालिसिस इज समथिंग दैट आई हैव डेल्ट विद बचपन से, तो मुझे भी होता ही है, पर मुझे बहुत सिंपल सोल्यूशन मिल गया। मुझे सबकॉन्शियसली अंधेरे में मैं अगर लाइट बंद करके अकेले सोया हूँ, मैं जगूंगा, आई वोंट बी एबल टू मूव, और आपका ये नज़र होता है, ये आप देख रहे हो,
आपका जो साइड से जाता है, जो आपको क्लियरली नहीं दिखता है पर कुछ होता है, वहाँ पे आई कॉन्स्टेंटली सी अ वाइट बॉडी मूविंग, बट आई कैनॉट सी इट, एंड आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू टर्न, हिल नहीं सकता है, नहीं हिल वो यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है। और मैंने मनाली के बारे में बताया ना, मनाली में मैं लाइट चालू करके ही सोता था। और उस दिन मैंने शायद मैंने तुम्बाड़ देखा था या मैंने कोई हॉरर फिल्म देखा था। आई स्लेप एंड द सेम डे नीचे जाके एक दीदी थे जिनके पास मैं चाय पीता था, वहाँ पहाड़ से नीचे उतर के मैं उनके पास गया था, चाय पी रहे थे, वो मुझे बता रहे थे मनाली में देवी और दानव लड़ते हैं और उस लड़ाई के बाद फैसला होता है फसल कैसी होगी मनाली के। तो वो सब चल रहा था, फिर मैंने हॉरर मूवी देखा, मैं आके सोया लाइट चालू करके, एंड आई वोक अप एट 3:30 और 4 लाइट चले गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। आई लिव्ड देयर, मैं 4 महीने वहाँ पे रहा था, 4 महीने में कभी लाइट नहीं गया, उस दिन लाइट चले गया। एंड आई वॉज टू टायर्ड, आई हैड मैं शायद स्पीति गया था पहले दिन में, स्पीति से आया था, तो मैं बहुत थका हुआ था, तो मैं वापस से सो गया। पर मैंने देख लिया था अंधेरा हो गया है, मे बी सबकॉन्शियसली कुछ हुआ। वो मेरा सबसे लंबा पैरालिसिस था। मुझे आवाज़ आ रही थी, मुझे नॉर्मली आवाज़ नहीं आती थी, नॉर्मली सब कुछ पास होता था, तो अब पास हो रहा था और वो मुझसे बात कर रहा था, और ये इतना लंबा चला था। उसके बाद जब मैं उठा तो आई वोक अप और मेरे फ़ोन का बैटरी ख़त्म, अंधेरा, मनाली तो काला होता है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, मैं जहाँ रहता था पूरा ब्लैक। और मतलब मुझे कमरे के अंदर तो अंधेरा होने के बाद है ना, आप देख नहीं पाते हो, आपको 2 मिनट लगता है उजाले से अंधेरे में एडजस्ट करने। तो मैं अंधेरे में था, फिर भी मुझे 2 मिनट एडजस्ट करने लगा था, जो कि नॉर्मली होता नहीं था। आप अंधेरे में जगे हो तो आपको दिखता है। मैं जगा, बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि कोई नहीं है, बाहर और डर लगता है क्योंकि जानवरों की आवाज़ है, लाइट भी नहीं है, अंदर नहीं बैठ सकता क्योंकि अब भी मेरे आसपास से कुछ गया है। तो वो 4 से 6 बजे जब तक रोशनी नहीं हुई थी, दैट वाज जगने के बाद भी द वर्स्ट केस दैट आई हैड बीन थ्रू, एंड आई हैड गॉन टू मनाली विद द आइडिया ऑफ लिविंग देयर। आई हैड रैप्ड अप एवरीथिंग इन मुंबई। उसके बाद देन आई वेंट टू कैलकाटा, आई मूव्ड अराउंड द कंट्री फॉर अ बिट एंड आई केम बैक टू मुंबई, बिकॉज वो एक्सपीरियंस अब भी मुझे हॉन्ट करता है और मैं आज भी लाइट चालू करके ही सोता हूँ। तो इज इट जस्ट साइकोलॉजिकल कि हमारे सोच की वजह से हुआ या कुछ होगा वहाँ पे? अब मैं आपको बताऊँ ना, मैंने मतलब मेरा भी एक्सपीरियंसेस जो इस तरह से है वो मैंने शेयर किए ऑन इंस्टाग्राम, सो इट इज़ ऑल लाइव, लोगों को पता है। मैं जब होटल रूम्स में जाता हूँ अपने हॉरर की स्टोरीज लिखने के लिए, तो मेरा प्रैक्टिस ऐसा है कि आई स्टे इन द रूम विच इज़, आई स्टे इन अ सिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सिटी नहीं उसको टाउन ही बोलोगे आप, बिकॉज आई डोंट गो इन द हब। हाँ, ऑफ कोर्स क्योंकि हॉरर लिखना है तो आपको वो हसल एंड बसल नहीं चाहिए। हाँ. तो मैं ऐसी ही एक जगह ढूंढता हूँ जो थोड़ा मेन सेंटर से दूर हो, इवन इफ इट इज़ द सिटी तो भी, बट इट शुड बी अवे फ्रॉम द मेन सेंटर, थोड़ा आइसोलेटेड हो, और मुझे मेरा खाना वाना मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो बाहर मार्केट वगैरह कुछ होना चाहिए, और जो होटल है या रिजोर्ट है या जो भी मैं लूँ, दैट शुड नॉट बी वेरी पॉश, क्योंकि उसमें फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। हाँ. तो आई चूज़ अ स्मॉल बजट काइंड ऑफ प्लेस, और वहीं जाकर मैं 10-15 दिन जो है आई डू माई राइटिंग। तो अब आई हैव गॉन टू चंडीगढ़, पनवेल, शिमला, पनवेल मतलब इधर यहाँ बाजू में, लोनावला ऑफ कोर्स, गोवा, तो इन सब जगहों पर मैंने बहुत लिखा है, बहुत राइटिंग टूर्स किए हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ भी होते हैं। एक कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है कि बाय द वे आई स्टार्ट राइटिंग एट नाइट। जब भी मैं यहाँ जाता, इन ऐसी जगहों पर जाता हूँ कि दिन भर तो घूमने में निकल जाता है, देखने में, सोचने में निकल जाता है, प्लॉटिंग वगैरह, और इन द नाइट आफ्टर डिनर 10 बजे आई स्टार्ट, आई राइट अप टिल लाइक 2-3 जब तक मैं लिख सकूँ। ओके. तो इस टाइम पर जब आप एकदम सुनसान जगह पर ऐसे लिख रहे हो, फुल कंसंट्रेशन है आपका, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं।
तो एक तो ये होता है बहुत कॉमनली कि लाइट्स फ्लिकर होना शुरू होते हैं। तो ये जब मैं चंडीगढ़ में था तब इतना लाइट्स फ्लिकर हो रहे थे कि मुझे रूम के बाहर आना पड़ा। इट वॉज लाइक एट 1 AM मुझे रूम के बाहर आने पड़ा देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लाइट्स क्यों इतनी ख़राब है। इट वॉज एन ओयो स्मॉल बजट प्लेस। तो जो मतलब रिसेप्शन पे थे वो मतलब बाहर ही था रिसेप्शन। हाँ। और वहाँ वो जो लड़के थे वो मतलब उधर भी सो रहे थे मैट्रेस डालकर। सो दैट वाज दैट काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बहुत ही स्मॉल बजट। तो मैंने जगाया उनको, बोला कि क्या हो रहा है ये लाइट्स का। तो उन्होंने बताया देखो कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, लाइट सब अभी नए ही हमने डलवाए हैं, इनफैक्ट मैं होटल ही नया है। तो ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने कुछ किया, लाइट्स ठीक हो गई। फिर मैं वापस जाकर लिखने लगा, वापस वही बात हुई और ये 2-3 दिन तक चलने सेम हुआ पैटर्न। तो ये फिर रिपीट हुआ इन पनवेल ऑल्सो, इन लोनावला ऑल्सो। और अभी मैं हाल ही में गुवाहाटी गया था फॉर अ टेड टॉक, वहाँ भी वो गेस्ट हाउस में लाइट्स फ्लिकर होने लगी थी। इनफैक्ट वो लड़कों ने मुझसे बाद में शेयर किया द इमेजेस की कैसे हुए। तो ये एक चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों होता है। एंड व्हेन आई राइट हॉरर ये फ्लक्चुएशंस होती है, अदरवाइज इफ आई गो फॉर अ नॉर्मल ट्रिप कुछ नहीं होता है, तब सब ठीक है। तो ये एक है। सेकेंडली मुझे वो फील बहुत स्ट्रांगली होता है कि कोई पीछे खड़ा होकर देख रहा है। तो ये मतलब एकदम एक कॉन्क्रीट फीलिंग होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक सेंस है, इट्स नॉट जस्ट अ सेंस कि मतलब कोई है हु इज वॉचिंग। तो एक बार ऐसा हुआ जब मैं आई वॉज राइटिंग और पेरिफेरल विजन जो आप कहते हैं ना, तो पेरिफेरल विजन में मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई है। तो मैंने ऐसे घूमकर देखा, फर्स्ट टाइम कुछ नहीं था। अब क्या था कि वहाँ एक वार्डरोब बना हुआ था, जो मतलब वो होटल रूम का एक बड़ा फ्लोर टू सीलिंग वाला वार्डरोब था, वैसा वार्डरोब था। फिर मैं फिर से अपना लिखना स्टार्ट किया और वो उस टाइम पे मैं शायद एक बहुत ही खतरनाक भयानक सीन लिख रहा था। मेरे सीन्स मोस्टली होते ही वैसे हैं। तो मैं लिख रहा था कुछ और फिर वापस से वही फीलिंग हुआ कि कुछ है, कुछ हिल रहा है उधर। मैंने देखा इस बार एक फ्लीटिंग एकदम स्मॉल इंस्टेंट के लिए मुझे ऐसा दिखा कि मतलब एक बहुत लंबा फिगर उधर खड़ा है, बहुत लंबा, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक। और वो काला हुडेड काइंड ऑफ फिगर, और वो मतलब देख रहा था और जैसे मैंने घूमा वो गायब हो गया। तो ये उतना स्कैरी था। मतलब आप सोचो अभी बताने में, नरेशन करने में ये इतना स्कैरी नहीं लग सकता है आपको। मतलब आप अभी देखो इधर लाइट्स है सब है, लेकिन वो उस दिन मैं अकेला था एंड आई वॉज इन अ सिटी दैट आई डिडंट नो टू वेल। वो एरिया भी था मार्केट से हटकर, तो मतलब जो ट्रैफिक का अभी जो आवाज़ आ रहा है वो भी नहीं था, बिल्कुल ही सन्नाटा। और उसमें मैं लिख रहा हूँ एक हॉरर सीन। और मैंने सुना है कि मतलब आप जब हॉरर लिखते हो तब आप भूत प्रेतों को वैसे भी इन्वोक करते हो, क्योंकि वो भी देखने आते हैं ना कि आपने क्या लिखा उनके बारे में, और वहाँ कुछ खड़ा है। तो ये ऐसी चीज़ें मेरे साथ बहुत होती है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई एक ही एनर्जी है जो आपके अराउंड है? ये भी हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं खुद साइकिक हूँ और मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप लिखते हो हॉरर और आप इतनी मतलब घोस्ट्स की, स्पिरिट्स की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप में आ रही है। एक स्कैरी थॉट है, लेकिन इसलिए शायद वो मैं होने भी नहीं देना चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू राइट हॉरर फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट। और ज़्यादातर आई थिंक हॉरर का मकसद वही होना चाहिए। पैरानॉर्मल के बारे में हम लिखते हैं वो बात और है, लेकिन देखो अगर आई गिव यू एन एग्जांपल, लोग तो वैसे मर्डरर्स के बारे में भी लिखते हैं, करेक्ट, क्राइम के बारे में भी लिखते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो खुद भी क्रिमिनल बन जाए। तो मुझे भी उस दुनिया को मुझे देखना है, उसके बारे में लिखना है, लेकिन दूर से बाय बाय, इन्वॉल्व नहीं होना। हाँ। पर अगेन वापस से कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस होगा जो आप चाहते हो आपके, मतलब हॉरर सही वर्ड नहीं है, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब मुझे एक्चुअली जैसे मैंने आपसे कहा कि मतलब ये जो घोस्ट है, एक तो है कि मुझे मैनिफेस्टेशन देखना है। मैनिफेस्टेशन इन द सेंस कि एक घोस्ट मेरे सामने एक्चुअली मैनिफेस्ट हो, एक्चुअली बनते हुए दिखे मुझे। ऐसे एक्सपीरियंसेस तो बहुत होते हैं कि हम सोचते हैं बाद में इन रेट्रोस्पेक्ट कि अच्छा वो भूत होगा, वो मैंने देखा काला साया, वो कुछ ना कुछ था। ये सारी है ना बाद में की बातें हैं।
हाँ, मतलब उस एट दैट मोमेंट आपको पता नहीं आपने क्या देखा, हाँ, your वो mind एक can also एक फ्लैश में वो be ख़त्म भी हो जाता है, वो चला भी जाता है, फिर आपका माइंड आपसे आगे दौड़ता है और वो दौड़ लगा कर आपको कहता है कि आपने भूत देखा, हाँ, फिर आप बिलीव करने लगते हो। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि झूठ जितने बार आप बोलो तो वो सच बन जाता है, हाँ, तो शायद वो भी होता होगा। लेकिन इसलिए मुझे आई वॉन्ट टू एक्चुअली सी कि मतलब अगर भूत बनते तो एक लंबा सा अच्छा सा एक्सपीरियंस हो हम्म, कि जहाँ असल में ऐसा कुछ होता है क्या। अब मैं कह तो रहा हूँ लेकिन फट रही थी है, मतलब ऐसा सेम सेम सेम। होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यू नो एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता भी है कि आप हॉरर के बारे में लिखते हो तो फिर क्यों ना हो। इट्स अ वेरी ग्रे एरिया So you'd want that someday to experience it? मे बी, लेकिन वो एक कॉन्शियस थॉट नहीं है। होना चाहिए लेकिन इट शुड नॉट बी बाई डिजाइन, इट शुड बी एक्सीडेंटल कि बस हो गया। और ऐसा भी होना चाहिए मतलब होते होते आपको पता नहीं, जब हो रहा है तब पता नहीं लगना चाहिए कि ये हो रहा है, बाद में पता चले। जैसे वो एक मूवी थी शायद डरना मना है, उसमें एक था विवेक ओबेरॉय भूत है कार में, नाना पाटेकर को पता नहीं चलता टिल द एंड ऑफ द ड्राइव। हाँ। ड्राइव खत्म होने के बाद उसको पता चलता कि विवेक ओबेरॉय भूत था। सर आपका फेवरेट हॉरर मूवी कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे हैं, पूरा लिस्ट बनेगा अभी तो, लेकिन करंट में सोचते हैं। अभी हिंदी में तो ऑफकोर्स तुम्बाड़ तो हाँ, टॉप हाँ। 3 में आता है, क्योंकि उसने सब कुछ ओवरटेक कर लिया है। जैसे तुम्बाड़ के अलावा भी हिंदी मराठी में कुछ अच्छा है इंडिया? बहुत सारे हॉरर फिल्म्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। अभी तुम्बाड़ के अलावा एक और मूवी मैं आपको एक मूवी बताता हूँ कि इंडिया में जो बेस्ट एक्सॉर्सिज्म पे मूवी बना है उसके बारे में लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है, क्योंकि वो मूवी लो बजट था और उस टाइम पर वो चला भी नहीं था उतना ज़्यादा, एंड दैट इज़ गहराई। एक मूवी दीपिका सिद्धार्थ वाला? नहीं, गहराई वो अलग तरह का हॉरर है। ये एक मूवी थी जो डॉक्टर श्रीराम लागू और पद्मिनी कोल्हापुरे थे। इट वाज आई थिंक 80s की मूवी है। ये अभी यूट्यूब पे फ्री है, अच्छा, यू कैन वॉच इट। तो आज देख रहे हैं अपन, ठीक है, पर शो देखने के बाद। और दिस इज द मूवी जिसने एक्सॉर्सिज्म को बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाया है, यू नो दैट काइंड ऑफ वे। तो वो मूवी रियलिस्टिक है, बहुत रियलिस्टिक है, बहुत रियलिस्टिक है। और इसीलिए हॉरर का मजा उसी में है ना, हाँ। आपको वो रियलिस्टिक ही बनानी है। आप हॉरर कॉमेडी बना रहे हो तो वो ठीक बात है, आप हॉरर कॉमेडी बना रहे हो, लेकिन हॉरर जो है ना उसका फ्लेवर आपको जब वो रियलिस्टिक होगा तभी लगेगा। तो तुम्बाड़ हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें एक एटमॉस्फेयर तो है ही, प्लस एक मैसेज है हाँ, जो जिसका हाँ, जो लालच का वो लास्ट में है। हाँ, वो पूरा जो लालच का जो एंगल है, क्योंकि जो इंसान है ना वो सबसे बड़ा भूत है। सबसे बड़ा हॉरर हमारा ही है, हमारे मन में ही है। जो हमारी लालच है वही सबसे ये हमारा सबसे बड़ा डाउनफॉल है। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है, जैसे मैं बताऊँ अब इंग्लिश में अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली हेरेडिटरी बहुत अच्छी मूवी थी, अगर आपने देखी है तो और ऐसे नाम याद करने में मैं बहुत। जो कॉन्जरिंग है, एनाबेल है। कॉन्जरिंग फर्स्ट पार्ट अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें कॉन्जरिंग वाला जो फैमिली है, जो गोस्ट बस्टर्स है, वॉरेन फैमिली, आते लाइक। हाँ, तो वो वॉरेन्स पे ही बेस्ड है। तो वॉरेन्स, एड एंड लॉरेन वॉरेन, ये 2 अमेरिकन्स थे जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे। लोग कहते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट पैरानॉर्मल रिसर्चर्स। तो उन्होंने ये सब रिसर्च किया था। ये एक तो ये जो कॉन्जरिंग का घर है, एमिटिविल भी उनका ही रिसर्च केस है, एनाबेल भी उनका ही रिसर्च केस है। तो ये सब उनके रिसर्च केसेस हैं। बहुत सारे लोग उनको शैम भी बोलते हैं और बहुत सारे कहते हैं कि दे वर द वर्ल्ड्स बेस्ट पैरानॉर्मल रिसर्चर्स। बट जैसे एनाबेल है, ये सब तो एग्जिस्ट करता है ना। एनाबेल तो अभी भी है, हाँ। लेकिन आप असली एनाबेल डॉल देखोगे ना, वो ऐसे नहीं है जैसे मूवी में बताई गई है। इट्स अ स्टफ टॉय, जैसे एक रैग, नॉट दिस स्कैरी। रैग डॉल है वो, एक रैग। इट इज़ नॉट स्कैरी एट ऑल। अच्छा, तो वो मूवी में उसको ऑफ कोर्स ड्रामाटाइज करना पड़ता है, नहीं तो लोगों को वो डर कैसे लगेगा। लेकिन जो स्टोरी थी, मतलब जो 3 लड़कियां थी जिनको वो एनाबेल की डॉल अचानक उनके घर में आ गई थी और फिर वो हॉरर इंसिडेंट स्टार्ट हुए, ये सही है, ये सच है, ये हुआ है। हाँ, लेकिन वो एनाबेल की वजह से हुआ था या वो रिसर्च की बात है, वो अलग बात है। तो मूवी ने बताया कि दैट इज बिकॉज ऑफ द पैरानॉर्मल स्टफ दैट वाज गोइंग ऑन। हाँ। तो जो एमिटिविल का हॉरर है वो और खतरनाक है। तो एमिटिविल में
द फादर किल्ड हिज एंटायर फैमिली, किड्स एंड द मदर, एवरीबडी। तो ऐसा कहा गया है कि वो एमिटीविल घर में ही कुछ ऐसा था जो भूत थे जिन्होंने इसको उकसाया, द डेविल टोल्ड मी, जिसने उसको उकसाया और जिस वजह से उसने जाकर वो कत्ल किए। अब अपने इंडिया में हुआ है बुरारी केस। हाँ 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 हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होती है, ये यहाँ से तो वो टर्म आया है पैरानॉर्मल, क्योंकि ये हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है हमें पता नहीं। दिस इज टेरिफाइंग। सर दोबारा से करेंगे, अभी तो मुझे लगता नहीं, मैंने ना सरफेस भी स्क्रैच किया है, और मुझे एक तो चाहिए जिसमें आप सिर्फ मेरे डाउट क्लियर करना। मुझे बहुत सारे सवाल होते हैं। बट ऑन दैट नोट, अगर लोगों को आपसे कनेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, आपका सोशल मीडिया, आपकी ईमेल्स, आपका कांटेक्ट, आपके मैनेजर्स कैसे कर सकते हैं, बताइए। आप ये जहाँ आप शो डालोगे उसके नीचे हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, सारे लोग फॉलो करें। सारे लिंक्स, ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ऑल्सो फॉर द बुक्स दैट सर हैज रिटन। जाके खरीदो, पढ़ो, और कमेंट में बताओ कैसा लगा, ठीक है। अगर मुझको कमेंट नहीं आया कि तुमने बुक पढ़ा है तो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तुम सबको। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। मच फॉर हैविंग मी ओवर शिवांश, दिस वाज फन। अरे थैंक्स, मेरे लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम आने का है अपने को, ठीक है। अपन वील वॉच थ्रू एंड थ्रू ऑल एपिसोड्स, पीछे वाले पे जाके देख लो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।